क्या नक्शे पर खींची गई महज एक नई लकीर किसी जगह का पूरा इतिहास बदल सकती है? हाँ, ये सोचने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर असल में ऐसा होता है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए कि एक बहुत बड़ा ऑफिस है जहां सब काम कर रहे हैं। एक दिन अचानक मैनेजमेंट कहता है कि काम को और बेहतर बनाने के लिए हम कुछ कैबिन और डेस्क की जगह बदल रहे हैं। राइट, और सुनने में ये एकदम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन जैसा लगता है ना? हाँ, सुनने में तो यही लगता है। लेकिन तभी पता चलता है कि दीवारों को इस तरह खिसकाया जा रहा है कि एक खास ग्रुप को खिड़की के पास वाली सबसे अच्छी जगह मिल जाए और बाकी लोग किसी अंधेरे कोने में चले जाएं। ओह, तो मतलब वहाँ काम से ज्यादा पॉलिटिक्स शुरू हो गई। एकदम सही। अब वो ऑफिस काम करने की जगह नहीं रहता, बल्कि एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन जाता है। और अगर वो ऑफिस स्पेस जम्मू और कश्मीर जैसा बेहद संवेदनशील क्षेत्र हो तो वहां सच में भूचाल आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि वहाँ खींची गई कोई भी नई प्रशासनिक सीमा सिर्फ नक्शे का हिस्सा नहीं होती। वो सीधे तौर पर वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ के इतिहास और सत्ता से जुड़ी होती है। सही बात है। और यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का सबसे दिलचस्प विषय है। इस डीप डाइव में हम जम्मू कश्मीर विधानसभा में आए एक ऐसे बिल का विश्लेषण करेंगे जिसने वहां की राजनीति में खलबली मचा दी है। हाँ, ये वही बिल है ना जो 10 नए जिले और 2 नए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाने की बात करता है। हाँ, यही वो सोर्स मटेरियल है जिसको आज हम अनपैक करेंगे। लेकिन इस पॉलिटिकल शतरंज की बिसात को समझना शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर देना यहां बनता है। जरूर, क्योंकि मुद्दा काफी सेंसिटिव है। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे आज के इस सोर्स मटेरियल में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज के बेहद तीखे और संवेदनशील दावे शामिल हैं। और इस डीप डाइव में हमारा मकसद किसी भी लेफ्ट विंग या राइट विंग विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। हम यहाँ किसी पार्टी का पक्ष लेने नहीं बैठे हैं। राइट। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ सोर्स मटेरियल में दी गई जानकारी, तथ्यों और तर्कों को पूरी निष्पक्षता के साथ सामने रखना है, ताकि इस पूरे मुद्दे की एक साफ तस्वीर निकलकर सामने आ सके। तो ठीक है, चलिए इसकी परतें खोलते हैं। 10 नए जिले और 2 नए डिवीजन। अगर एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो नया जिला बनने का मतलब है कि वहां एक नया डीएम बैठेगा, नया एसपी आएगा, बजट आएगा। हाँ, और लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए दूर के शहरों में नहीं भटकना पड़ेगा, है ना? सही कहा। लेकिन इस बिल में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये कोई सरकारी बिल है ही नहीं। ये पीडीपी के एक विधायक द्वारा लाया गया प्राइवेट मेंबर बिल है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एक अकेला विधायक पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बदलने का दावा कर रहा है। मैं यही थोड़ा रुकना चाहूंगा। ये प्राइवेट मेंबर बिल आखिर होता क्या है? मतलब एक आम सरकारी बिल से ये अलग कैसे है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में सारी पॉलिटिक्स छिपी है। देखिए, जो बिल सरकार की तरफ से कोई मंत्री पेश करता है उसे सरकारी बिल कहते हैं। अच्छा, और उसमें सरकार का सपोर्ट होता है? बिल्कुल, उसके पीछे पूरी कैबिनेट की ताकत और सरकार का बजट होता है। लेकिन जब कोई आम विधायक जो मंत्री नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, जब वो कोई बिल लाता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। वेट, मतलब कोई भी विधायक उठकर कह सकता है कि मुझे अपने इलाके में ये बदलाव चाहिए? हाँ, टेक्निकली कह तो सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी भी प्राइवेट मेंबर बिल का पास होकर कानून बनना लगभग नामुमकिन होता है। तो फिर इसको लाने का फायदा ही क्या है? क्या ये सिर्फ अटेंशन पाने का तरीका है? एकदम सही पकड़ा। ये अक्सर सिर्फ मुद्दे पर ध्यान खींचने या विधानसभा में बहस छेड़ने के लिए लाया जाता है। ये एक तरह से सजेशन बॉक्स में डाली गई पर्ची जैसा है, जिस पर चर्चा तो हो सकती है लेकिन वो तुरंत नियम नहीं बन जाता। सही बात है। पर इस बिल के मामले में तो एक और बड़ा रहस्य है जो इसको पूरी तरह से एक पॉलिटिकल स्टंट साबित करता है। आप किस रहस्य की बात कर रही हैं? इस बिल में ऐसा क्या लिखा है? इस बिल में साफ साफ लिखा गया है कि इन 10 नए जिलों को बनाने के लिए राज्य के कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा। एक सेकंड, 10 नए जिले बनाना कोई छोटा काम तो है नहीं। जमीन चाहिए, सरकारी दफ्तर बनेंगे, कर्मचारियों को सैलरी देनी होगी। हाँ, बजट तो चाहिए। और आप कह रही हैं कि राज्य के मुख्य खजाने से
1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा? तो बिना पैसों के 10 जिले बनेंगे कैसे? यही तो इस बिल की सबसे बड़ी पहेली है और इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये बिल जमीन पर सच में जिले बनाने के लिए लाया ही नहीं गया है। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेजिंग यानी संदेश देने का हथियार है। देखिए, जब आप बिल में लिख देते हैं कि पैसा नहीं चाहिए, तो आप सरकार को ये बोलने का मौका ही नहीं देते कि हमारे पास बजट नहीं है, इसलिए हम इसको खारिज कर रहे हैं। ओह वाओ, मतलब पीडीपी ने बड़ी चालाकी से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का चोला पहनाकर विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के पाले में गेंद डाल दिया है ना? एग्जैक्टली। उन्होंने एक पॉलिटिकल ट्रैप सेट किया है। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर ये सिर्फ एक संदेश है, तो पीडीपी को इस वक्त इस संदेश की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि उनकी पॉलिटिकल जमीन खिसक रही है। हाँ, हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही कमाल का डेटा पॉइंट है। पिछले चुनावों में पीडीपी को काफी बड़ा झटका लगा था। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, वहां की 15 में से 12 सीटें सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने जीत ली थी। यानी पीडीपी को वहां की जनता ने लगभग नकार दिया था। सही बात है। अगर हम अपने ऑफिस वाले उदाहरण से हटकर इसको एक स्पोर्ट्स मैच से जोड़ें, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई क्रिकेट टीम बहुत बड़ा मैच हार गई हो। हाँ, और अब अपने खेल को सुधारने के बजाय वो अंपायर से कह रही हैं कि बाउंड्री की लाइन ही छोटे कर दो ताकि अगली बार हमारे छक्के आसानी से लग सकें। क्या ये बिल्कुल वैसी स्थिति नहीं है? ये बाउंड्री वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। असल में पॉलिटिकल साइंस में इस रणनीति के लिए एक खास शब्द है, जेरीमैंडरिंग। जेरीमैंडरिंग, ये काम कैसे करता है? मतलब बाउंड्री बदलने से अचानक वोट कैसे बदल जाते हैं? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बड़ा जिला है जहां 70% लोग पार्टी ए को वोट देते हैं और 30% पार्टी बी को। ठीक है, तो पार्टी बी तो वहां कभी नहीं जीत सकती। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप उस जिले को बीच से इस तरह काट दें कि पार्टी बी को वोट देने वाले वो 30% लोग एक नए छोटे जिले का हिस्सा बन जाएं जहां वो मेजॉरिटी में आ जाएं। अच्छा, तो अचानक पार्टी बी के पास एक नया पॉलिटिकल गढ़ तैयार हो जाता है। एकदम सही। और पीडीपी ठीक इसी दिशा में सोच रही है। जब कोई पार्टी 15 में से 12 सीटें हार जाती है, तो उसके वजूद पर ही खतरा मंडराने लगता है। और पीडीपी अच्छी तरह जानती है कि नए जिले की मांग हर जगह पॉपुलर होती है। लोग तो चाहेंगे ही कि उनका हॉस्पिटल और डीएम ऑफिस उनके घर के पास हो। हाँ, और पीडीपी इन खास इलाकों में ये बिल लाकर लोकल लोगों के बीच अपना खोया हुआ विश्वास वापस पाना चाहती है। वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देखिए, हम तो आपके लिए जिले मांग रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टियां आपको डेवलपमेंट नहीं देना चाहती। एग्जैक्टली। और इस वजह से ये दाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों के लिए एक बड़ा दर्द-ए-सर बन गया है। दोनों इसका कड़ा विरोध कर रही हैं। लेकिन जब मैं सोर्सेस को पढ़ रहा था ना, तो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रवैये पर हुई। वो कैसे? ये सोर्सेस साफ कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ये मानती है कि अगर नए जिले बने तो डेवलपमेंट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। उन्हें पता है कि जनता के लिए अच्छा है। हाँ, ये तो सच है कि छोटे जिले बनने से प्रशासन बेहतर होता है। तो फिर वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उसे पॉलिटिकल चालबाजी क्यों बता रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर उन्हें पता है कि जनता का फायदा होगा, तो सिर्फ इसलिए विरोध करना क्योंकि ये बिल पीडीपी लाई है, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लेकिन राजनीति में ना सही काम होना उतना जरूरी नहीं होता जितना ये जरूरी होता है कि उस काम का क्रेडिट किसे मिल रहा है। ओह, क्रेडिट की लड़ाई है पूरी। बिल्कुल। नेशनल कांग्रेस अभी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। अगर वो विधानसभा में इस बिल को सपोर्ट कर देते हैं, तो अगले दिन अखबारों की हेडलाइन क्या होगी? यही कि पीडीपी ने जनता को 10 नए जिले दिलवाए। सही बात है। पीडीपी गांव-गांव जाकर कहेगी कि हम प्रपोजल लाए थे, इसका सीधा फायदा पीडीपी को मिलेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सबसे बड़े विरोधी को अपने ही राज्य में मजबूत होते थोड़ी देखना चाहेगी। और अगर वो इसका विरोध करते हैं, जो कि वो कर भी रहे हैं, तो पीडीपी जनता के बीच जाकर कहेगी कि देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो विकास विरोधी है, हमने आपके लिए जिले मांगे और इन्होंने मना कर दिया। क्या ट्रैप है ये? यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जिले बने, लेकिन पीडीपी की शर्तों पर नहीं। हाँ, वो चाहते हैं कि जब भी जिले बने वो उनकी सरकार के एजेंडा का हिस्सा हो, ताकि सारा पॉलिटिकल फायदा उन्हें ही मिले। इसलिए वो इस प्राइवेट मेंबर बिल को एक जाल बताकर खारिज कर रहे हैं। ये तो चलिए एनसी की बात हुई।
जिनका दर बेसिकली लोकल पॉलिटिक्स और क्रेडिट छीनने तक सीमित है। लेकिन जब हम बीजेपी के विरोध की तरफ देखते हैं तो हवा का रुख पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, वहाँ तो मामला डेवलपमेंट या लोकल इलेक्शन से बहुत आगे निकल जाता है। बिल्कुल। सोर्सेस के अनुसार बीजेपी को एक बेहद गहरा एग्जिस्टेंशियल फियर यानी अस्तित्व का डर सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये बिल असल में ग्रेटर कश्मीर के विचार को हकीकत बनाने की एक साजिश है। और इसीलिए वो इस बिल की तुलना डिक्सन प्लान से कर रहे हैं। राइट। और यहां पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। ये डिक्सन प्लान आखिर है क्या? एक बिल जो सिर्फ नए जिले बनाने की बात कर रहा है, उसका कनेक्शन यूनाइटेड नेशंस के एक पुराने प्रस्ताव से कैसे जुड़ गया? अगर हम इसको एक बड़े दायरे में देखें तो जम्मू कश्मीर की राजनीति समझने के लिए इस इतिहास को जानना पड़ेगा। बात है 1950 की। हाँ। यूएन ने सर ओवेन डिक्सन नाम के एक ऑस्ट्रेलियन जज को भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए भेजा था। अच्छा, तो उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया था? उन्होंने वहां के हालात देखने के बाद जो फॉर्मूला दिया उसे डिक्सन प्लान कहते हैं। उनका बेसिक आइडिया ये था कि जम्मू और कश्मीर को उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर बांट दिया जाए। मतलब धर्म के आधार पर डिवीजन? हाँ, उनका सुझाव था कि कश्मीर घाटी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाए, जम्मू और लद्दाख भारत के पास रहें और कुछ हिस्सों में प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह कराया जाए। सीधे शब्दों में कहूं तो ये संस्कृति और धर्म के आधार पर टेरिटरी बांटने का फॉर्मूला था। लेकिन ये प्लान तो कभी लागू ही नहीं हुआ ना? तो आज 70 साल बाद इन 10 जिलों के बिल में बीजेपी को डिक्सन प्लान का भूत क्यों नजर आ रहा है? नए डीएम ऑफिस खोलने से धर्म या संस्कृति का बंटवारा कैसे होगा? इसे समझने के लिए हमें ग्रेटर कश्मीर वाली थियोरी का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा जिससे बीजेपी डरती है। देखिए, जम्मू और कश्मीर भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से काफी अलग हिस्सों में बटा हुआ है। हाँ, एक तरफ कश्मीर वैली है और दूसरी तरफ जम्मू। सही। कश्मीर घाटी मुस्लिम बाहुल है और वहाँ की कल्चर अलग है, और जम्मू हिंदू बाहुल है जहाँ की ज्योग्राफी और कल्चर वैली से काफ़ी अलग है। इन दोनों के बीच हमेशा से सत्ता का एक नाजुक संतुलन रहा है। ठीक है, संतुलन है, लेकिन नए जिले संतुलन को कैसे बिगाड़ेंगे? अब सोचिए, अगर आप 2 नए डिवीजन और 10 नए जिले इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि जम्मू के कुछ ऐसे इलाके जो कल्चरली वैली के ज्यादा करीब हैं, जैसे पिर पंजाल या चिनाब वैली के कुछ हिस्से। अच्छा, उन्हें नए ढांचे के जरिए कश्मीर वैली के असर में जोड़ दिया जाए। बिल्कुल। इससे होगा ये कि उन इलाकों का सीधा कनेक्शन घाटी की राजनीति से हो जाएगा। ओह, तो प्रशासनिक रूप से वैली का दबदबा उन जगहों तक बढ़ जाएगा जो अब तक जम्मू के हिस्से माने जाते थे। एकदम। और बीजेपी का यही मानना है कि ये कोई समान विकास का मॉडल नहीं है। ये डेमोग्राफी और पॉलिटिकल पावर के बैलेंस को चुपचाप वैली के पक्ष में मोड़ने की चाल है। यानी अगर ये बिल पास हो गया तो एक ग्रेटर कश्मीर बन जाएगा जहां घाटी का असर ज्यादा होगा और जम्मू का पॉलिटिकल वेट कम आ जाएगा। सही पकड़ा। इसीलिए बीजेपी इसे सिर्फ एक छोटा सा प्राइवेट मेमो बिल नहीं मानती। उन्हें लगता है कि ये एक साजिश है जो डिक्सन प्लान की तरह ही पूरे क्षेत्र को उसकी पहचान के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। ये तो सच में एक बिल्कुल अलग ही एंगल है। मतलब एक तरफ पीडीपी कह रही है कि हम बस दूर बैठे लोगों के लिए ऑफिस खोलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि आप ऑफिस नहीं खोल रहे, आप तो बाउंड्री बदल रहे हैं। वही तो, हर पार्टी का अपना नैरेटिव चल रहा है यहाँ पर। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर सामने आती है। हमने बात शुरू की थी एक छोटे से बिल से जो दिखने में डिसेंट्रलाइजेशन और आम जनता की सुविधा का बड़ा मासूम सा प्रपोजल लग रहा था, है ना? हाँ, पर असल में ये वहां की पॉलिटिकल बीमारियों और डर का एक पूरा एक्सरे निकला। पीडीपी के लिए ये हारा हुआ मैच वापस जीतने का आक्रामक दाव है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये उनके फ्यूचर क्रेडिट पर सीधा हमला है। और बीजेपी के लिए तो ये उनके एग्जिस्टेंशियल वजूद पर ही हमला है, जो उन्हें डिक्सन प्लान के पुराने डर की याद दिला रहा है। और यही वजह है कि ये पूरा मुद्दा उन लोगों के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है जो राजनीति को समझना चाहते हैं। कागज पर जो प्रशासनिक सुधार लगता है वो असल में सत्ता के गलियारों की बहुत क्रूर लड़ाई होती है। ऐसे क्षेत्र में कोई भी फैसला सिर्फ एक फैसला नहीं होता।
और आपकी इस बात से मुझे एक ऐसा सवाल सूझ रहा है जो शायद आज के इन सोर्सेस से ही निकला है, पर जिस पर किसी का डायरेक्ट ध्यान नहीं जाता। वो क्या? जब नक्शे पर खींची गई कुछ नई लकीरें दशकों पुराने डर को फिर से जिंदा कर सकती हैं, ग्रेटर कश्मीर जैसी चिंताओं को हवा दे सकती हैं, तो किसी को भी लग सकता है कि क्या ऐसे सेंसिटिव एरिया में सच में ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण कभी हो पाएगा? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब वहाँ नया हॉस्पिटल या डीएम ऑफिस बनाने के प्रपोजल को सिर्फ लोगों की सुविधा के चश्मे से देखा जाएगा, या फिर विकास के नाम पर उठाए गए हर कदम को हमेशा एक जियोपॉलिटिकल खतरे और साजिश के रूप में ही देखा जाएगा? इतिहास का साया शायद वहाँ इतना बड़ा है कि वो फ्यूचर को अपनी परछाई में ही रखता है। सोचने वाली बात है। तो इन सब बातों का आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया की किसी भी खबर को सिर्फ उसके पहले पन्ने से नहीं समझा जा सकता। सही बात है, उसकी गहराई में जाना पड़ता है। अगर कोई आपसे आके कहे कि वो बस ऑफिस के डेस्क अरेंज कर रहा है ताकि काम आसान हो सके, तो हमेशा रुक कर देखिए कि वो नया नक्शा बना कौन रहा है। और सबसे जरूरी बात, उस नए नक्शे में खिड़की के पास वाली सबसे कंफर्टेबल जगह किसे मिल रही है, क्योंकि जब तक वो छिपी हुई कहानी समझ नहीं आएगी, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि असल खेल